अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इंतहाई अहम इस वजह से है कि एक ऐसी चीज़ होती है मर्दाना स्पर्म्स में कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। और इस पर ऑलरेडी मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, पस सेल इन स्पर्म यानी मनी के अंदर पीप का आना। मेरे कुछ व्यूअर ने ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब, पीप थोड़ी सी ही होती है, ज़्यादातर तो उसमें स्पर्म्स ही होते हैं, तो फिर क्यों स्पर्म्स की क्वालिटी को ये ख़राब कर देते हैं और स्पर्म इस काबिल नहीं रहते कि उससे औलाद पैदा हो जाए। तो इस क्यों का जवाब भी मैं आपको दूंगा और वो वजूहात भी बताऊंगा कि जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स या आर ये जो पस सेल है ये हमारे सीमन में क्यों आता है, इसकी वजूहात भी मैं बताऊंगा और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। विवर पायोस्पर्मिया भी इसको कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल इन स्पर्म या पस सेल इन स्पर्म। वैसे अगर हम समझना चाहें तो वाइट ब्लड सेल हमारी डिफेंसिव आर्मी है बॉडी की, और ये हमें तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। ये वाइट ब्लड सेल्स एक मखसूस किस्म की सिक्रीशन करता रहता है और उसका नाम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS। ROS ऐसा ये एक सिक्रीशन होता है कि जिससे ये वाइट ब्लड सेल जिस्म पर हमला आवर इन्फेक्शन पैदा करने वाले मुख्तलिफ जरसूमे जो होते हैं उनको मारता है। और ये बाज़ औक़ात ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वाला जो ये एंजाइम सिक्रीट होता है ये बाज़ औक़ात हेल्दी टिश्यूज़ पर भी हमला आवर हो जाते हैं। और हेल्दी टिश्यूज़ के अलावा बाज़ औक़ात ये स्पर्म पर भी हमला आवर हो जाते हैं। स्पर्म पर जब ये हमला आवर होते हैं तो ये स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। जब सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है तो फिर वहाँ DNA एक किस्म का एक्सपोज हो जाता है और ये वहाँ भी उस पर डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको ख़राब कर देता है। तो इन दो वजूहात से स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो भी सफ़र होती है और स्पर्म की जो एक हेल्दीनेस है यानी सेहतमंद होना वो भी ख़राब हो जाता है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बायोस्पर्मिया का वजूहात क्या क्या हैं कि जिसकी वजह से ये मसला आ जाता है। व्यूअर, इसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, यानी जो हमारा जेनेटिलिया है उधर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गई, या ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे बॉडी के अपने ही वाइट ब्लड सेल बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ पर हमलावर हो जाते हैं। यूरिथ्रा स्ट्रिक्चर है यानी यूरिथ्रा की जो तंगी आ जाती है, यानी उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें तंगी आ जाती है। जेनेटिलियल इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया है, हर्पीज़ है, उसके अलावा क्लैमिडिया है, इसके अलावा वेरिकोसिल्स हैं। इस पर भी ऑलरेडी मेरी वीडियो है। वेरिकोसिल्स की वजह से भी ये मसला आता है। और सिस्टेमिक इलनेस यानी बॉडी में कहीं और बीमारी आ गई है, टाइफाइड है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, कोई और बीमारी आ गई है तो उसकी वजह से स्पर्म की जो पायोस्पर्मिया वाली कंडीशन है ये हो जाती है। इनफ्रीक्वेंट एजेकुलेशन है यानी बहुत बहुत अरसे तक एजेकुलेट ना होना, ये भी एक इशू है। और आखिरी चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल का है कि हमारे जो लाइफस्टाइल में हम बेएतदालियाँ करते रहते हैं, चर्स पी रहे हैं, आइस का नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पायोस्पर्मिया का मसला आ सकता है। इसके अलावा चोट है, पुरानी चोट है और वहाँ इन्फ्लेमेशन और वो डिब्रस सा बन गया है तो उसकी वजह से भी ये मसला देखने को मिलता है। व्यूअर्स, इसके जो इलाज के लिए मेरी पिछली वीडियो है उसका एंड स्क्रीन पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। उसमें भी मैंने इसकी बहुत बेहतरीन अद्वियात के बारे में बताया है और होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं कि ऐसे मरीज़ों का मयाज़म नोट करते हैं, उसके सेकेंडरी जो
علامات ہوتے ہیں، سیکنڈری کازیشن ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ادویات کی بالمثل سلیکشن ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک کورس یا 2 کورس میں ہمارے پیشنٹ کے پرس سیل یا جو وائٹ بلڈ سیل اس کے سیمن یعنی جرثومے میں آ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کو ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، اور ساتھ میں ان کو ورزش کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور جو نشہ آور چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ان سے بھی ہم ان کو منع کرتے ہیں. تو اگر ان پر وہ عمل کرتے ہیں تو ود ان 1 or 2 کورس ان کا جو پس سیلز ہے. اور پچھلے ہی مہینے میرے اپنے ہی فیملی کا ایک بندہ تھا اور اس کی یہ ریمارکس تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے قریباً 15 ڈبے سپروفلوکسسین کے کھا لیے صبح و شام، لیکن میرا پس سیل ختم نہیں ہو رہا. میں نے ساتھ میں نیسیڈز بھی لیے ہیں، یعنی ہائی فائی نیسیڈز جو درکش اور اینٹی انفلیمیٹری ادویات ہوتی ہیں، تو وہ یہ دونوں کمبینیشن میں نے لیے لیکن پس سیل ختم نہیں ہوا. الحمدللہ ہم نے اس کے میازم کی ریمیڈی دی، ہم نے اس کے سیکنڈری کازیشن کی ریمیڈیز دی اور پس سیل کے لیے میڈیسن دی. اور دوسرے ہی مہینے اس کی پریگنینسی اچیو ہوئی اور اس نے بڑا خوش ہو کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو تقریباً 1 سال سے لگا ہوا ہوں، مختلف ڈاکٹر اور دوائیں اور اینٹی بایوٹک اور بڑی قیمتی دوائیں میں نے لی ہیں. اگر میں اسٹیمیٹ کروں تو 60-70 ہزار کی ادویات میں لے چکا ہوں. تو ہومیوپیتھک میں آپ کا اس کا علاج بہترین بھی ملتا ہے اور آپ ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ پروفائل بھی نہیں دیکھنے کو ملتا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.